आज हम करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अभिलंब से पास आएगी या दूर जाएगी। तो ये हमारे पास पृथककारी माध्यम है, नीचे की ओर पानी है सघन माध्यम और हवा है विरल माध्यम। यहाँ पे है पानी, यहाँ पे ये अभिलंब है, प्रकाश किरण आती है और इसको इधर जाना चाहिए लेकिन ये प्रकाश किरण इधर मुड़ जाती है। ये जो लाल कलर बनाया है उधर की साइड इसको जाना चाहिए लेकिन ये प्रकाश किरण थोड़ा अभिलंब के पास आ जाती है। ये जो कोण है हमारे पास आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो कोण आई होगा और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण आर होगा। इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है और ये है स्नेल का नियम अपवर्तन के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है, लेकिन सवाल में पूछा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि उल्टा, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर जाती है। इन आंसर को कमेंट्स में लिखते रहें, जब आपका आंसर मिलेगा हमारे आंसर से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसे। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है तो प्रकाश किरण क्या होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए देखते हैं कि ये हमारे पास पृथककारी सतह है, नीचे पानी है, ऊपर हवा है विरल माध्यम और पानी है सघन माध्यम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमारे पास दो शर्तें हैं। पहला, प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। दूसरा, हमारे पास I ग्रेटर देन IC होना चाहिए। IC यहाँ पे क्रांतिक कोण है और क्रांतिक कोण का मतलब होता है, देखते हैं अभी, यहाँ लिखते हैं IC इज इक्वल टू क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, अब ये हमारे पास है अभिलंब, ये नीचे पानी है, प्रकाश किरण यहाँ से आती है, यहाँ से प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए लेकिन ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। अगर ये प्रकाश किरण 90 डिग्री पर मुड़ती है, अगर ये प्रकाश किरण 90 डिग्री पर मुड़ती है तो ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आपतन कोण I बनता है उसी को हम IC कहते हैं, क्रांतिक कोण, यानी कि अपवर्तन कोण। देखो, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए और अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो जो आपतन कोण होता है उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ पे लिखा I ग्रेटर देन IC होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज यहाँ पे आंतरिक क्रांतिक कोण मान लो 50 डिग्री है, तो अगर 50 डिग्री है तो I का मान जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रकाश किरण, ये जो कोण बना है वो I ग्रेटर देन IC है। तो इस स्थिति में प्रकाश किरण, ये जो कोण 90 डिग्री से भी ज़्यादा होगा तो ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम यानी कि हवा में नहीं जाएगी और ये वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को परावर्तन कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो, तो पहला ही सही है इसमें कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। अगर ये होता कि क्रांतिक कोण के बारे में पूछते तो आपतन कोण का मान ज़्यादा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म इस तरह का,
प्रिज्म इस तरह का इसके ऊपर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश जब आएगा तो ये इसको सीधा इधर जाना चाहिए लेकिन थोड़ा मुड़ जाता है, यहाँ पे घटना होती है अपवर्तन। उसके बाद यहाँ से थोड़ा अपने 7 मूल रंगों में विभक्त भी होता है ये, और उसके बाद ये प्रकाश किरणें थोड़ी और मुड़ती है, यहाँ पे एक बार अपवर्तन और होता है और ये प्रकाश किरणें इस तरह से 7 अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये घटना हुई वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किरण सूर्य की प्रकाश किरण सफ़ेद मानी जाती है तो ये प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना इंद्रधनुष बनते समय भी होती है। बारिश के कुछ समय बाद कभी कभी आसमान में 7 रंगों की पट्टी यानी कि इंद्रधनुष दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आसमान में भी वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। इंद्रधनुष बनने में वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये दोनों उत्तरदायी है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास आंसर वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसका कारण क्या है या इस घटना को क्या कहते हैं? इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरा जब चमकता है तो उसके लिए हीरे का अपवर्तनांक 2.24 के आसपास होता है लगभग। तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन बड़ी आसानी से हो जाता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है और क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री के आसपास होता है और ये क्रांतिक कोण बहुत ही कम है। अगर क्रांतिक कोण बहुत ही कम है तो ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आसानी से होगी। क्रांतिक कोण का मतलब ये कोण जो बना हमने यहाँ पे 50 डिग्री बताया था, इस कोण का मान बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है तो जो प्रकाश किरणें हीरे के ऊपर आपतित होती है उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरणें क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आपतित होती है, इसलिए हीरा थोड़ा ज़्यादा चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए क्या उत्तरदायी रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल हमारे पास, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बताया था कि इंद्रधनुष बनने के लिए 2 कारण हैं। पहला हमारे पास है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये होता है, और दूसरा हमारे पास है वर्ण विक्षेपण। तो ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि 7 रंगों की पट्टी बनती है, सूर्य का सफ़ेद प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इंद्रधनुष बनने का ये दोनों में से कोई लिखा हो या दोनों ही लिखे हो तो उत्तर सही होता है। अगला हमारे पास है, इंद्रधनुष किन घटनाओं का युग्म है? ये वही सवाल है। तो जैसा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण काम आता है? तो इसके लिए याद रखने वाला सवाल है, इसके लिए याद आने स्पेक्ट्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है, दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के काम आता है, स्पेक्ट्रोमीटर वर्ण विक्षेपण की घटना में जो कलर होते हैं 7 अलग अलग, उनको देखने के लिए, प्रकाश मीटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? दृश्य प्रकाश में किस कलर की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो दृश्य प्रकाश जो हमारे पास है वो ऐसे होता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी
और लाल में। अंग्रेजी में बोलें तो VIBGYOR, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य के हिसाब से देखें तो ये है दृश्य प्रकाश, ये है दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो ये हमारे पास रहेगा 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम पहले आ चुका है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ये एक दूरी का मात्रक है और बहुत ज़्यादा छोटी दूरियों को एंगस्ट्रॉम से नापा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाएं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, ठीक है। आवृत्ति के हिसाब से बात करें, ये अभी सवाल तरंग दैर्ध्य पर है। अगर आवृत्ति के हिसाब से बात करें तो आवृत्ति C इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला न्यू लैम्बडा का होता है, तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा होता है। न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होगा तो आवृत्ति का मान कम होगा। न्यू व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा लैम्बडा के, ठीक है। तो अगर इधर से इधर चलें, आवृत्ति के हिसाब से बात करें तो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ता है तो आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति का मान कम होता है लगातार। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो आवृत्ति का मान लगातार कम होता है। तो कहने का मतलब कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम यानी कि 3800 लगभग, और आवृत्ति इसकी अधिकतम होती है। तो सवाल हमें पूछा है, उत्तर क्या होना चाहिए? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका है? बैंगनी रंग का। तो आंसर हो जाएगा हमारा बैंगनी। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी हमारे पास क्या होती है उसके लिए देखते हैं। ये हमारे पास कांच का एक गोला, ये कांच का गोला है, यहाँ पे हमने एक कट लगाया और इस छोटे टुकड़े को काट के हमने अलग कर लिया और इसके ऊपर हमने पॉलिश करी चांदी या निकल की। तो ये हमारे पास बन गया एक गोलीय दर्पण, जिसकी ये मुख्य अक्ष है, ये वाला हमारे पास वक्रता केंद्र C है, ये ध्रुव O है और ये फोकस दूरी F है, फोकस बिंदु F है। तो अब यहाँ से O से F तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। अगर सीधी बात है, ये दूरी फोकस दूरी कहलाती है यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये गोला बड़ा होता तो ये फोकस दूरी भी ज़्यादा होती, वक्रता त्रिज्या भी ज़्यादा होती। अगर ये गोला छोटा होता, तो ये फोकस CO यहाँ पे फोकस दूरी कम होती और वक्रता त्रिज्या R भी कम होती। OC जो है वो वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ सवाल पूछा हमें कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती। सोच के देखें तो अगर ये गोला और बड़ा होता, गोला अगर छोटा है तो ये भाग वक्र ज़्यादा है, और गोला अगर बड़ा है तो ये भाग मुड़ा हुआ कम होगा, वक्र कम होगा। और ज़्यादा अगर बड़ा करें तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मान बढ़ते जाएंगे और ये वाला जो भाग है दर्पण का, ये वाला भाग सीधा और समतल होता जाएगा। तो सीधा और समतल होता जाएगा। तो पूरा समतल करने के लिए फिर वक्रता त्रिज्या कितनी होगी?
अनंत, और फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत। अगर हम इतना बड़ा अगर गोला बनाए, इतना बड़ा अगर गोला बनाए तो ये हमारे पास C होगा और ये हमारे पास F होगा, फोकस दूरी, और ये वाला वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। अगर हम और बड़ा गोला बनाते हैं तो फोकस दूरी और भी ज़्यादा होती है, और अगर हम अनंत त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं तो ये जो दर्पण बनता है हमारे पास, वो दर्पण लगभग के अनंत दूरी पर सीधा ही बनेगा। तो कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं कि फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्विमिंग पूल का तल कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इस घटना का कारण क्या है। स्विमिंग पूल, जैसे हमारे पास ये पानी है, यहाँ पे मान लो एक सिक्का रखा हुआ है, यहाँ से जो प्रकाश किरण इधर जा रही है तो यहाँ पे पानी, ऊपर हवा, माध्यम बदला, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएगी। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएगी तो इस थोड़ी सी मुड़ जाएगी, फिर ये प्रकाश किरण हमारी आंखों पर गिरेगी। तो इन मुड़ी हुई प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएं तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनाती है। ये तो हो गई वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। तो ये सिक्का मान लो रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्विमिंग पूल का ये जो तल है वो भी थोड़ा सा अपने को इस जगह दिखाई देगा। अगर तल इस जगह हमें दिखाई देता है तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सिक्का पानी में थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या ये कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल का तल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तव में होता नहीं है, केवल आभास होता है। तो ये घटना जो है माध्यम का बदलना, वो है अपवर्तन। माध्यम बदलता है, वो घटना है अपवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपतित और परावर्तित प्रकाश किरण के, ये सवाल परावर्तन का है। ये हमारे पास एक दर्पण है। किसी भी सवाल के उत्तर के लिए हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, सोचना चाहिए और सवाल को ठीक से पढ़ना चाहिए। तो यदि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण के लिए ये हमारे पास अभिलंब, ठीक है। जैसा सवाल दिया है वैसा चित्र दिमाग के अंदर बनना चाहिए हमारे। और ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ये है आपतित और ये है परावर्तित। ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब बताओ उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल को एक बार ठीक से वापस पढ़ते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, हमें यहाँ पे परावर्तन कोण नहीं पूछा है। परावर्तन कोण पूछता तो इसका उत्तर हो जाता 30 डिग्री, लेकिन ये नहीं पूछा है। इसने पूछा है आपतित किरण यानी कि ये और परावर्तित किरण यानी कि ये, इन दोनों के बीच का ये कोण कितना होगा। तो ये कोण, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये 30 है तो ये 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री का कोण होगा। अगर 60 डिग्री का कोण होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि सवाल ऐसा बोल रहे हैं कि सवाल पढ़ते ही हमारे दिमाग में आता है परावर्तन है 30 डिग्री आपतन होगा, 30 डिग्री परावर्तन होगा, और जल्दी जल्दी में उत्तर लिख देते हैं, 30 डिग्री गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण का दर्पण के साथ कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग
और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला, वही है समतल दर्पण। ये चांदी या निकल की पॉलिश की हुई है, और ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित, और ये है आपतित। तो अब यहाँ पर फिर सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? समतल दर्पण और प्रकाश, आपतित प्रकाश किरण, ये रहा समतल दर्पण और ये रही आपतित प्रकाश किरण, इन दोनों के बीच ये कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। सीधी बात है कि अगर ये 30 डिग्री है तो अपना आप ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 60 डिग्री। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो दर्पण के साथ 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। तो परावर्तन कोण कितना होना चाहिए यहाँ पे? 60 डिग्री। तो आंसर फिर हमारा 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ये हमारे समतल दर्पण है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर हमारे पास एक वस्तु रखी हुई है। 5 मीटर की दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है। तो दर्पण के नियमों के अनुसार जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दूरी भी 5 मीटर ही होगी। तो ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। तो अब सवाल क्या पड़ा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी और वो हो जाएगी 5 + 5 = 10 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है? सवाल छोटा आसान। परावर्तित प्रकाश पदार्थ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पदार्थ चमकीला है, खुरदुरा है, चिकना है, किस टाइप का पदार्थ है, धातु का है, पत्थर का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है, किस टाइप का पदार्थ है। चिकनी सतहों पर परावर्तन की घटना ज़्यादा होती है। दूसरा, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा, सतह के चिकनेपन पर निर्भर करता है। अगर चिकनापन ज़्यादा होगा तो परावर्तन की घटना ज़्यादा होगी। खुरदुरा अगर सतह है या उबड़ खाबड़ खुरदुरी सतह है तो वहाँ पे विसरण की घटना हो जाती है। प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद इधर उधर फैल जाती है, परावर्तन की घटना ठीक ठाक नहीं दिखाई। परावर्तन सबसे बढ़िया होता है दर्पण से, और दर्पण हमारे पास होता है बिल्कुल सीधा, समतल और चिकना। तो कुल मिला के ये भी सारे राइट है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट हमारे पास प्राथमिक रंग कौन कौन से? प्राथमिक कलर होता है हमारे पास RBG, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। ढूंढते हैं इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन। पहले में राइट है। 7 कलर मूल रंग होते हैं। ये मूल रंग 3 कलर होते हैं, ब्लू, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इस घटना का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। होता यह है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों पर गिरता है तो ये प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। ये प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, ये घटना प्रकीर्णन हो जाती है। तो इसमें नीला रंग जो है वो पृथ्वी की ओर ज़्यादा आता है, उसका प्रकीर्णन
नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और ये हमें आसानी से दिखाई देता है। नीला कलर फैलता ज़्यादा है और ये हमें आसानी से दिखाई दे। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो सूर्य के अंदर 7 कलर है, 7 में से कुछ कलर नीचे की ओर आएंगे, कुछ कलर ऊपर की ओर आएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन होकर प्रकाश किरणें कुछ ऊपर भी जाएगी, ऊपर गई वो तो गई। जब जो प्रकाश किरणें नीचे की ओर आ रही है उनका जो परसेंटेज है, मिला जुला परसेंटेज, वो अपने को ब्लू कलर का दिखाई देता है। और ब्लू कलर का दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आसमान अपने को नीला कलर का दिखाई देगा। अलग तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर है। 7 कलर में से ऊपर मान लो बैंगनी का परावर्तन हुआ 30%, इसका हुआ 25%, इसका हुआ 70%, इसका हुआ 60%, इसका हुआ 12%, इसका हुआ 18%, इसका हुआ 40%। ऐसे ही उदाहरण ले लिया हमने। तो इस कंडीशन के अंदर नीचे आने वाला प्रकाश 70%, इसका नीचे आने वाला प्रकाश 75%, ये 30%, ये 40%, इस तरह से 88% और 82% और ये 60%। इन सब का जो मिक्सअप है वो अपने को ब्लू कलर, नीला कलर दिखाई देता है। इसलिए आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रकीर्णन की घटना के कारण। दो समतल दर्पण के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो एक समतल दर्पण ये रहा, दूसरा समतल दर्पण ये रहा, 1 नंबर और 2 नंबर, इनके बीच का कोण हमारे पास थीटा बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो कितने प्रतिबिंब इसके बनेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है, 360 बट्टा थीटा इज इक्वल टू एन, और इसका आंसर आना चाहिए विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 360 हमारे पास है और 60 डिग्री ये हुआ, तो यहाँ पे आ गया 6 नंबर। 6 नंबर आया, ये एक सम संख्या है, इसके लिए हम इसमें से 6 माइनस 1 करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर हमारे पास 6 नहीं आता और 3 आता आंसर तो हम 3 लिखते। कहने का मतलब है कि जब सम संख्या आए तो उसमें से -1 करना है और विषम संख्या आए तो वैसा के वैसे लिख देना है। सम संख्या में 1 घटाएंगे और विषम संख्या वैसे के वैसे, ये नियम है, हमें ऐसे ही इसको याद रखना है। आगे है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश न्यूटन के अनुसार कण प्रकृति का होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण प्रकृति का होता है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है और डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो प्रकाश कण प्रकृति का भी होता है, तरंग प्रकृति का भी होता है, तो हम इसे दोनों प्रकाश की प्रकृति का मानेंगे। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश का मतलब उसमें किस टाइप का प्रकाश है? प्रकाश में विवर्तन की घटना पाई जाती है, व्यतिकरण की घटना पाई जाती है और ध्रुवण की घटना भी पाई जाती है। और प्रकाश सरल रेखीय प्रकृति का होता है, तो हम इसका आंसर देंगे सरल रेखीय प्रकृति। ये जो 3 है ये घटनाएं हैं और प्रकाश का गुण क्या है? सरल रेखीय गति का। तो ये हमने अभी इसमें कुछ वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की पर आधारित कुछ प्रश्न किए हमने, और नेक्स्ट टाइम हम कुछ और प्रश्न इस चैप्टर के करने वाले हैं। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।